अगला पार्ट पढ़ेंगे, यानी पहला भाग है वो सवर्ण योग्य आंदोलन की सीमाएं। तो देखिए कहाँ तक सवर्ण योग्य आंदोलन जो गांधी जी ने 1930 में प्रारंभ किया था, उसके बाद में देखो क्या होता है। तो देखिए सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। यानी जो सामाजिक समूह है वो स्वराज की प्राप्ति के लिए अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो विचारधारा थी अमूर्त, उससे प्रभावित नहीं थे सभी के सभी लोग। तो ऐसा ही एक राष्ट्र के अछूतों का था। तो एक ऐसा भी समूह था जो अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे, दलित या क्या उत्पीड़न कहने लगे थे। तो इस विचारधारा से सवर्ण योग्य आंदोलन की जो अमूर्त विचार जो अवधारणा थी, इससे सभी लोग वो प्रभावित नहीं थे। जैसे एक समूह राष्ट्र में अछूतों का था जो 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे। तो एक दलितों का वर्ग था, वो क्या है उत्पीड़न मानने लगे थे। एक ये समूह था। कांग्रेस लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये आरोप लगाया गया कि दलितों पर ध्यान नहीं दिया गया कांग्रेस द्वारा, और कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। तो उस पर ऐसा है कि कांग्रेस है रूढ़िवादी का मतलब क्या है, जो परंपरागत पुरानी विचारधारा है उसको रखने वाले। जैसे सवर्ण मतलब उच्च जातियों के जो हिंदू है वो क्या है, उससे कांग्रेस डरी हुई थी, अपन कह सकते हैं सनातन पंथियों से डरी हुई थी कांग्रेस। इसलिए वो दलितों पर ज़्यादा क्या है ध्यान नहीं दिया था। इसलिए ये एक वर्ग है वो उत्पीड़ित यानी उत्पीड़ित था। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा ऐलान किया कि जो छुआछूत है वो खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। अगर अपने इस छुआछूत को ख़त्म नहीं करेंगे तो 100 साल तक अपन को स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो देखिए आगे क्या होता है। इन्होंने अछूतों को देखिए यहाँ कर देता हूँ। तो अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। तो गांधी जी ने एक पार्ट ढूंढा उन्होंने कि जो हरिजन जो गरीब है उनको उन्होंने अछूतों को क्या ये संज्ञा दे दी, हरिजन। अछूतों को हरिजन कहने लगे और बताया कि ये ईश्वर की संतान है। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। तो उन्होंने क्या है मंदिरों है, सार्वजनिक जगह है, तालाब है, सड़कें हैं, कुएं हैं, उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया। मेला डोने यानी मेला डोने वालों को काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। तो मेला ढोने वालों को काम करने प्रतिष्ठा यानी उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो शौचालय या सफाई करते थे, तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने या उनको खुश करने के लिए गांधी जी ने खुद ने शौचालय साफ करने लगे थे। और उन्होंने ऊंची जाति का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें। तो गांधी जी ने ऐसा कहा कि भाई उच्च जातियों तुम भी हृदय में परिवर्तन करें, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के पाप को छोड़ दे, कि आप जो छुआछूत कर रहे हो इस पाप को छोड़ दे। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्या अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। तो ये समस्या उस समय मिटने वाले गांधी जी ने ये बातें कह दी तो सही, लेकिन ये समस्या है वो जो कि तू ही रही, ज़्यादा इसमें कोई असर नहीं पड़ा। तो गांधी अब यहाँ पर आरोप लगा रहे कि ये समुदाय समस्याओं से यानी राजनीतिक हल वो ढूंढना चाहते थे। तो वे खुद को संगठित करने लगे थे। तो अछूत या जो हरिजन है वो अपने खुद संगठित एक जगह होने लगे थे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं पर आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई कि हमें आरक्षण दीजिए, और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की कि हमारी अलग ही
निर्वाचन क्षेत्र होनी चाहिए। जो चुनाव होंगे तब हमारी एक अलग ही निर्वाचन प्रणाली या क्षेत्र होना चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है कि अलग ही क्या होनी चाहिए, निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए अ, ताकि क्या है अलग क्षेत्रों की बात की, ताकि वहाँ से यानी विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को चुनकर भेजा जा सके। यानी जब हरिजनों को या अछूतों को यानी उसका निर्वाचन क्षेत्र अलग होगा तो उसको विधायी परिषदों के लिए दलितों को चुनकर भेजा जा सके। जब जो कानून बनने वाली जो परिषद है उसमें हरिजन जाएंगे चुन करके, तो उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक शक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, कि हमें राजनीतिक अधिकार मिलेंगे तब हमें है वो बातें हैं वो माननी पड़ेगी और हमें हमारे समाज में सुधार होगा। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस कारण से ज़्यादा उन्होंने भाग नहीं लिया। महाराष्ट्र और नागपुर में ये बात खास तौर पर दिखाई देती थी। तो महाराष्ट्र और नागपुर में ये दिखाई देती थी क्योंकि वहाँ के दलित वो काफ़ी जागरूक थे, जहाँ उनके संगठन में काफ़ी मजबूत भी थे वहाँ पर, महाराष्ट्र और नागपुर में। तो इस तरह वो अपना संगठन बनाना शुरू किया था। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। देखो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, कि 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया, यह आपको याद रखना है। यानी डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में एक संगठन बनाया था, दलित वर्ग एसोसिएशन। तो इस तरह उन्होंने संगठित करने का प्रयास किया था, किसने, डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ था। देखो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो उसके बीच में विवाद हो गया था भीमराव अम्बेडकर और इसी गांधी जी के बीच में, जो लंदन में हुआ था दूसरे गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जबकि ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली। ब्रिटिश सरकार है अम्बेडकर की बात मान ली, तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। तो यहाँ पर विवाद हो जाता है क्योंकि अम्बेडकर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहता है और उनके जो सामाजिक मुद्दे उन पर जो छुआछूत है उनको मिटाने के लिए उन्होंने अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात है वो मान ली थी ये जो अंग्रेजी सरकार ने। फिर क्या है कि गांधी जी है वो आमरण अनशन करता है, भाई ऐसा तो ठीक नहीं रहेगा, दलित है हरिजन है उनको ये अधिकार मिल गए तो इन तो उन्हें आमरण अनशन पर बैठ गए। इनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज यानी उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाए। तो गांधी जी ने ऐसा लगाया भाई अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल गया तो ये नहीं समाज बिखर जाएगा, अन्य समाज है, एकीकरण का मतलब सभी को एक करने की शक्ति नहीं रहेगी, यानी जो अन्य समाज है उनमें ये साथ नहीं रहेगा, ये अलग ही हो जाएगा, तो उसमें समाज में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली कि भाई ठीक है, और सितंबर 1932 में पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जाएगा कि पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, सितंबर 1932 में। और पुनः पैक्ट किसके बीच में हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ये जो महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो अम्बेडकर को है अलग दलितों के लिए अलग यानी निर्वाचन क्षेत्र की बात रखी थी। फिर इस बात को लेकर के ये पुनः पैक्ट हुआ था कि भाई अलग है उनको निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलना चाहिए। फिर अम्बेडकर भी मान गए और पुनः पैक्ट के नाम से ये जाना गया। इससे दलित वर्गों जिन्होंने बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना
गया। जो दमित वर्ग है, दमित वर्ग एसोसिएशन, उसको बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, जो एससी भी कह सकते हैं उसको ना, ऐसा कहते हैं ना एससी, शेड्यूल कास्ट। अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि दमित वर्ग, एक बार इसे दमित वर्ग ने बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया और प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षण सीटें मिल गई थी। इनको आरक्षित सीटें वो मिल गई थी दलितों को। हालांकि इनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। मतदान की जो प्रक्रिया है वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देख रहे थे कि कहीं न कहीं अपने जो दलित है उन वो सोच रहे थे कि हम उनको कहीं न कहीं यानी जो हिस्सा है या आरक्षण है वो मिले या नहीं मिले, वो शंका की दृष्टि से कांग्रेस की तरफ देख रहे थे। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी स्वनियोगी आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया, तो मुस्लिम है वो भी ज़्यादा इसमें रुचि नहीं दिखाई दी। असहयोगी खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद, यानी असहयोग आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुस्लिम को एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था। तो ये कांग्रेस से अलग हुआ था, मुसलमानों का कुछ बड़ा तबका महसूस करने लगा, क्या करने लगा, महसूस करने लगा कि 1920 के दशक में मध्यम से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीबी दिखने लगी थी। तो 1920 के दशक में जब असहयोग आंदोलन के मध्य से कांग्रेस है हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी, तो इससे क्या है कि मुस्लिम संगठन भी नाराज़ हो गया, भाई आप हिंदू की तरफ ज़्यादा आपका जोर है। तो जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, तो यहाँ पर एक दरार आ जाती है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि दोनों समुदाय उग्र धार्मिक के जुलूस निकालने लगे थे। तो दोनों समुदाय हिंदू और मुसलमान अपने अपने धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए थे। अब देखो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में टकराव हो जाता है और सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो नहीं बन रह पाता है, आपस में ये मनमुटाव हो जाता है और फिर दंगे भी हो जाते हैं। अब देखो हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया, तो हिंदू मुसलमानों दोनों के बीच में ये फासला बढ़ता गया। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग ने एक बार फिर क्या है कि अपन गठबंधन करने की कोशिश की गई। गठबंधन का मतलब जोड़ना, उनको आपस में वापस एक जगह करना। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे कि विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे ना उसमें प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे कि मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व है, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग है वो क्या कहती है, देखिए, तो यहाँ पर देखो मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक था मोहम्मद अली जिन्ना। ये याद रखना आप, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना क्या था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, वो कहता है कि केंद्रीय सभा में मुसलमानों को आरक्षित सीटें दी जाए। कौन कहता है? मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुस्लिम लीग का प्रमुख था। और मुस्लिम बहुल प्रांतों मतलब क्या है कि जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। ये बात रखती थी इसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या रख दी कि जो केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और जहाँ पर मुसलमान अधिक है जैसे बंगाल है पंजाब है उसमें ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधि जाए कि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है तो सीटें भी अधिक दी जाए। इसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के तैयार है कि हमें ये आप हमारी शर्त मान लो तो हमें पृथक निर्वाचन
यानी प्रत्यक्ष निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दीजिए, और जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर मुस्लिम संख्या अधिक रहती है, तो उन पर हमें अनुपात में हमारी सीटें निश्चित कर दीजिए। तो हमें प्रत्यक्ष निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार है, ये शर्त रख दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब देखो, प्रतिनिधियों के सवाल पर बहस मुबाहिसा चल रही थी, यानी चल ही रहा था। तो आपस में ये बहस चल रही थी। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में एक सम्मेलन हुआ था 1928 में, सर्वदलीय सम्मेलन सभी हिंदू मुस्लिम का सभी का। तो हिंदू महासभा के MR यानी यहाँ पर हिंदू महासभा के MR जेकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों, यानी देखो एक बार देख लीजिए कि सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के MR जेकर ने समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा शुरू कर दी। तो ये जो हिंदू महासभा के थे ना MR जेकर, उन्होंने खुली निंदा कर दी। जैसे मुद्दा समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। ये जो है ना MR जेकर, उन्होंने मुसलमानों को जो अलग दे रहे ना सीटें, उनको लेकर के उन्होंने क्या है निंदा की थी बोले। तो इसके कारण और भी मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर होता चला गया। जब सविनय के आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास माहौल बना हुआ था। तो अलग अलग समुदायों के क्या है संदेह पैदा हो गया था, अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। तो कांग्रेस का कुछ कटे यानी कांग्रेस से अलग हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था कि भाई अपन कोई अलग संगठन बना के संघर्ष करे। अब देखो, बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में, देखो एक बार पुनः देख लीजिए कि बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों को हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे कि भारत के मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी सोच रहे कि अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं उनके बारे में वो काफ़ी चिंतित थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी, कि कहीं न कहीं हिंदू बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति नहीं छुप जाए। तो वो काफ़ी चिंतित थे। कौन, यानी मुस्लिम लीग के जो नेता और जो ये क्या है आप बताते हो ना, यानी हिंदू जो नेता थे, वो क्या है कि वो सोच रहे कि कहीं न कहीं उनको चिंता, जो बुद्धिजीवी है और नेता उनको ये चिंता सता रही थी कहीं न कहीं अल्पसंख्यक को संस्कृति और पहचान नहीं खो जाए, क्योंकि हिंदू क्या है बहुसंख्यक है। तो इस तरह ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर है वो काफ़ी विवादित रहा। अब देखो एक पीछे कुछ अपन देखते हैं क्या रह गया था। ये तो पूरा हो गया ना। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर देखो ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, गांधी जी, नेहरू जी और ये साथ में देखो मौलाना आज़ाद भी है। देखो इधर ये आपके मैं बता देता हूँ, ये देखो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये मौलाना आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो देखिए आप महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1935 में वो एक जगह इसे सेवाग्राम आश्रम से निकले थे वर्धा में। वर्धा का है महाराष्ट्र में। तो सेवा आश्रम से मीटिंग करके निकले थे वर्धा में 1935 में। तो इस तरह बच्चों अपन आगे के पढ़ेंगे अगला भाग कल, और यहाँ तक आप याद कर लीजिए। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।